नमस्ते बच्चों, मैं हूं चंद्रकांता। स्वागत है आपका चंद्रकांता की हिंदी क्लास में। आज मैं कक्षा 11वीं की गद्य संकलन पाठ 2 गौरी की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। गौरी, जिसकी लेखिका का नाम है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। आज़ादी की लड़ाई में वो कई बार जेल भी गई थी। यहाँ पर उन्होंने गौरी के माध्यम से एक ऐसी लड़की का पात्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है जो कि एक तरफ बहुत ही लज्जाशील और संकोची लड़की है, वहीं दूसरी ओर वह बहुत ही स्वाभिमानी और समझदार लड़की के रूप में भी हमारे सामने उपस्थित होती है। पाठ की कहानी कुछ इस प्रकार है। गौरी, जिसके पिताजी बाबू राधा कृष्ण जी और माता कुंती है। गौरी की उम्र 19 साल की है। पहले के समय में जैसा कि हम जानते हैं कि लड़कियों की शादी काफी कम उम्र में ही कर दी जाती थी, तो 19 साल का होना किसी भी लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। उसके माता पिता काफी परेशान रहते थे। हर दूसरे दिन बाबू राधा कृष्ण जी अपनी बेटी के लिए नए नए रिश्ते खोजने जाते थे, परंतु कभी न कभी किसी न किसी बात पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी और रिश्ता तय नहीं होता था, जिसकी वजह से बाबू राधा कृष्ण जी और कुंती बहुत परेशान रहते थे। कुंती से अपने माता पिता की यह परेशानी देखी नहीं जाती थी, परंतु वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। पाठ की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि बाबू राधा कृष्ण जी जो अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने कहीं बाहर गए थे, अभी अभी वहां से लौटे हैं। उनके चेहरे के भाव देखकर माता कुंती समझ जाती है कि जहाँ गए थे वहां भी बात नहीं बनी है, परंतु वह अपने पति से कुछ भी नहीं पूछती है, उन्हें चाय लाकर देती है। परंतु राधा कृष्ण जी का चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था। यह देखकर कुंती बहुत उदास हो जाती है। उसे ऐसा लगता है, गौरी बहुत उदास हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि क्या वह अपने माता पिता पर बोझ बन गई है, और अगर ऐसा है तो वह चाहे जिससे भी उसका ब्याह कर दे, वह खुशी खुशी चली जाएगी, परंतु वह अपने माता पिता को इस प्रकार दुखी नहीं देख सकती है। राधा कृष्ण जी अपनी बेटी का बहुत ही धूमधाम से विवाह करना चाहते थे। हालांकि उन्हें अपनी बेटी का विवाह करने की जल्दबाजी तो थी, परंतु इस जल्दबाजी की वजह से वह जैसे तैसे घर में भी अपनी बेटी का ब्याह नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से देर हो रही थी। गौरी अपने माता पिता की अकेली इकलौती संतान थी, जिसकी वजह से वह काफी निर्भीक भी थी और दृढ़ निश्चय भी थी। वह किसी से डरती नहीं थी और एक बार जिस बात का फैसला कर लेती थी उससे भी वह हटती नहीं थी। कई बार उसे ऐसा होता था कि आप मेरे विवाह की चिंता मत कीजिए, मैं जैसी हूँ खुश हूँ, लेकिन वह कह नहीं पाती थी। जब चाय नाश्ता कर लेते हैं तब कुंती अपने पति से बात करती है कि जहाँ गए थे वहां पर क्या हुआ। बाबू राधा कृष्ण जी कहते हैं कि लड़का नहीं, वो तो युवक है, 35 साल की उम्र का है, उसके 2 बच्चे हैं, नाम है सीताराम। यह सुनकर कुंती कहती है तो शादी करने का क्या मतलब। तो वह कहते हैं कि उन्हें अपने 2 बच्चों के लिए माता चाहिए, उन्हें अपने लिए पत्नी की जरूरत नहीं है। तो कुंती कहती है कि ये तो सब कहने की बातें हैं, लोग बच्चों का बहाना करते हैं लेकिन शादी खुद के लिए करते हैं। तब राधा कृष्ण जी कहते हैं नहीं, सीताराम जी मुझे ऐसे इंसान नहीं लगे, वो बहुत ही सच्चे और सही इंसान हैं और वो एक मामूली सी नौकरी करते हैं जहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा वेतन भी नहीं पाते हैं, लेकिन इंसान वो मुझे काफ़ी भले लगे हैं। लेकिन मुझे मेरी बेटी की चिंता है। मेरी बेटी अभी तक कुंवारी है, उसके भी कुछ सपने होंगे। मैं इस तरह से उसे 2 बच्चों के पिता के साथ ब्याह नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें अगले इतवार को अपने घर पर आने के लिए कह दिया है। हम देख लेते हैं, उसके बाद जो भी होगा हम सोचेंगे। पता नहीं क्यों माता पिता के मुंह से यह सारी बातें सुनकर गौरी को सीताराम जी के लिए मन ही मन एक आदर की भावना उत्पन्न हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह इंसान निश्चय ही आजकल के युवकों से कुछ अलग ही होगा। धीरे धीरे इतवार आ जाता है। राधा कृष्ण जी ये नहीं चाहते थे कि किसी को भी इस बारे में पता चले, इसीलिए सीताराम जी के बैठने की व्यवस्था घर के अंदर की गई थी। इतवार का दिन आ जाता है। सीताराम जी अपने दोनों बच्चों को लेकर आ जाते हैं। दोनों बच्चे देखने में इतने प्यारे थे, इतने मासूम थे कि कुंती का तो मातृत्व उन्हें देखते ही छलक उठा था।
उसका मन होता था कि वह सीताराम जी से कह दे कि आपको ब्याह करना हो या ना करना हो, वह उन दोनों बच्चों को यहीं छोड़ जाए, मैं इन्हें आराम से संभाल लूंगी। और गौरी जो थी वह भी उन बच्चों को देखकर काफी खुश हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वह बहुत ही भाग्यशाली कन्या होगी जो इन दोनों बच्चों की माता बनेगी। सीताराम जी के साथ बातचीत करने के बाद राधा कृष्ण जी के साथ साथ कुंती और गौरी भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों बच्चे तो थोड़ी ही देर में घर वालों से इतना घुल मिल जाते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी अलग लगता ही नहीं है। वे जाकर गौरी से सीताराम जी की शिकायतें करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि सीताराम जी उन्हें यह कहकर यहाँ लाए थे कि वह उनके लिए नई माँ लेने जा रहे हैं। तो वे तो बस कुंती को अपनी माँ समझकर उनसे अपने पिताजी की ढेर सारी शिकायतें करने शुरू हो जाते हैं। कुंती उन्हें अपनी गोद में बिठाकर प्यार कर रही थी। उसी समय बाबू राधा कृष्ण जी उन दोनों बच्चों को और कुंती को बुलाने के लिए बाहर आते हैं। तो वह देखते हैं कि वो दोनों बच्चे गौरी की गोद में बैठे हैं और गौरी उन्हें प्यार से चाय बिस्किट खिला रही है। यह देखकर राधा कृष्ण जी को मन ही मन कुछ होने लगता है, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हैं और कुंती को बाहर आकर सीताराम जी से मिलने के लिए कहते हैं। कुंती बाहर आती है। सीताराम जी कहते हैं कि देखिए, आपकी बेटी में कोई कमी नहीं है, यह तो मैं बिना देखे ही जान गया था। देखने के बाद तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उन पर किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता थोपा जाए। उनकी जैसी इच्छा होगी मैं उनका पूरा मान करूंगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप अपनी बेटी की इच्छा जानने के बाद ही आगे बढ़ें। करते करते शाम हो जाती है, उन लोगों के जाने का समय हो जाता है, लेकिन वो दोनों बच्चे तो वहां से जाना ही नहीं चाहते थे। सीताराम जी मानो चाह रहे थे कि वो लोग उन बच्चों को रोक लेते तो उन्हें शांति हो जाती, लेकिन ये नहीं हो सका और सीताराम जी शाम की ट्रेन से उन दोनों बच्चों को लेकर वापस चले आए। काफी समय बीत गया, परंतु राधा कृष्ण जी की तरफ से कोई भी उत्तर न मिलने पर सीताराम जी ने पत्र लिखकर इस रिश्ते के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। तब बाबू राधा कृष्ण जी ने बात यह कहकर टाल दी, उनसे उनकी जन्म कुंडली भेजने की बात की। जन्म कुंडली मांगने की बात सुनते ही सीताराम जी समझ गए कि यह सब शादी टालने की बात है और वो जन्म कुंडली भेज देते हैं, लेकिन वही होता है जिसका उन्हें अंदाजा था। बाबू राधा कृष्ण जी यह कहकर इनकार कर देते हैं कि उन दोनों की जन्म कुंडली नहीं मिल रही है। सीताराम जी समझ गए थे कि ये सब विवाह न करने के लिए बहाना है, परंतु वे कुछ भी नहीं कहते हैं, उन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है। उसी समय देश में फिर एक स्वतंत्रता की लहर उठती है। हर तरफ लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ काफी गुस्सा, नाराजगी दिखाई दे रही थी। स्वतंत्रता का आंदोलन जो था वो बड़े जोरों शोरों पर चल रहा था। यहाँ पर कुंती के घर में भी बाबू राधा कृष्ण और कुंती के लिए यह बात आई गई हो जाती है और वे लोग फिर गौरी के लिए नए रिश्ते की तलाश शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें एक अच्छा रिश्ता हाथ में आता है। 25 साल का युवक था, डिप्टी कलेक्टर था, अच्छी खासी उसकी कमाई थी। यह देखकर राधा कृष्ण और कुंती बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उससे गौरी का रिश्ता तय कर दिया जाता है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती थी, राधा कृष्ण और कुंती का उत्साह बढ़ता जाता था, परंतु पता नहीं क्यों गौरी जो थी उसे कुछ भी प्रसन्नता महसूस नहीं होती थी। रह रहकर उसे अपने दिमाग में सीताराम जी का ख्याल आ जाता था। उसे ऐसा लगता था कि ऐसे किसी विलासी युवक की पत्नी बनने से तो सीताराम जी जैसे देशभक्त व्यक्ति के बच्चों की मां बनना कहीं ज्यादा अच्छा होगा, परंतु वह चाह कर भी अपने माता पिता से कुछ भी नहीं कह पाती थी। परंतु शादी के ठीक 1 महीने पहले उस युवक के पिताजी की मृत्यु हो जाती है और विवाह 1 साल के लिए टल जाता है। राधा कृष्ण और कुंती बहुत दुखी हो जाते हैं, मगर गौरी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तभी उसे समाचारों के माध्यम से यह पता चलता है कि सीताराम जी एक आंदोलन के तहत गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्हें 1 वर्ष की जेल हो गई है। यह सुनते ही उसका मन पता नहीं कैसा हो जाता है। वह मन ही मन कुछ निश्चय करती है और अपनी माँ के पास आती है। बाबू राधा कृष्ण जी कहीं बाहर किसी काम से गए हुए थे 1-2 दिन के लिए, तो वो घर पर नहीं थे। तो गौरी अपनी माँ से कहती है कि वह कानपुर जा रही है बाबू सीताराम जी के घर। यह सुनकर कुंती एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है, लेकिन वह जानती थी कि गौरी जो एक बार निश्चय कर लेती है उसे उसके निश्चय से हिला पाना नामुमकिन होता है। और उसी शाम की गाड़ी से अपने घर के एक नौकर को लेकर कुंती कानपुर के लिए रवाना हो जाती है।
वहां पर जेल में सीताराम जी अपने बच्चों की निरंतर चिंता किया करते थे, क्योंकि वह जिस कहारिन के भरोसे अपने बच्चों को छोड़ कर आए थे उसके स्वयं के 4-5 बच्चे थे। पहले उनकी बुआ घर में रहती थी, जो उनके जेल जाने के समय उन बच्चों की देखभाल किया करती थी, परंतु पिछले साल ही उनकी बुआ का भी देहांत हो गया था। अब कहारिन पर उन्हें ज्यादा विश्वास नहीं था, परंतु वो कर भी क्या सकते थे। धीरे धीरे करके 1 साल बीत जाता है, सीताराम जी के छूटने का समय हो जाता है। सीताराम जी जेल से आते, हालांकि उन्हें जेल के नियमों के अनुसार बच्चों की खबर मिलती जुलती रहा करती थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपने बच्चों की बहुत चिंता थी। जेल से छूटने के बाद जब अपने घर की ओर चलते हैं तो उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। उनके बच्चे कैसे होंगे, किस हालत में होंगे, कौन उनका ध्यान रख रहा होगा, वगैरह वगैरह। रास्ते में गर्मा गर्म जलेबी बनती दिखाई देती है तो उन्हें अपने बच्चों की याद आ जाती है और वो उन जलेबियों को पैक करवा लेते हैं। आशंकित मन से जब अपने घर में कदम रखते हैं तभी उन्हें घर में सामने ही गौरी दिखाई देती है। गौरी आगे बढ़कर उनका पैर छू लेती है। यहाँ पर हमारा जो पाठ है वो खत्म होता है। गौरी जो थी उसने अपने बिना किसी रीति रिवाज के मन ही मन सीताराम जी को अपना पति उसी दिन स्वीकार कर लिया था जिस दिन उसके पिताजी पहली बार सीताराम जी का जिक्र घर में करते हैं। और जब सीताराम जी उसे देखने उसके घर आते हैं तब तो वह पूरी तरह से उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती है। गौरी चाहती तो अपनी उम्र के किसी युवक के साथ जो अच्छा खासा कमा रहा था उसके साथ विवाह करके अपनी एक सुखी जिंदगी व्यतीत कर सकती थी, लेकिन गौरी वैसी नहीं थी। उसे सीताराम जी का व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा लगा था। सीताराम जी सीधे सरल इंसान थे। वो कांग्रेस ऑफिस में मात्र 30 रुपए प्रति महीना वेतन पर काम किया करते थे। उनके पास अच्छी खासी बीए की डिग्री थी। वह चाहते तो वह भी काफी पैसे कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करने से कहीं बेहतर देश की सेवा करना समझा था। यही बात गौरी को मन ही मन छू जाती है और वह अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर भी सीताराम जी को अपना पति स्वीकार कर लेती है। और यहाँ पर गौरी एक अच्छे पात्र के रूप में हमारे सामने उभर कर आती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस पाठ से संबंधित कोई भी आपको डाउट्स है तो आप मुझसे क्वेश्चन के रूप में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।